दोस्तों जब बात आती है इन्वेस्टिंग की तो अक्सर सवाल ये आता है अपने दिमाग में कि यार इन्वेस्ट किसमें करना चाहिए, कौन सा मेथड आपके लिए सही रहेगा, किसमें आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है, किसमें ज़्यादा फायदा है, किसमें नुकसान होगा। और ऐसे दिमाग में लड़ाई होने लगती है। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है कई सारे ऑप्शंस आते हैं। कोई ट्रेडिंग के थ्रू करता है, कोई ETF के थ्रू करता है, कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू करता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। कन्फ्यूज़न ये होता है कि भाई कौन सा सही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ETF और म्यूचुअल फंड दो तगड़े तरीके हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखिए इन्वेस्टमेंट का गोल सबका अलग अलग हो सकता है। कोई 3 से 5 सालों में रिटर्न चाहता है, कोई 5 से 10 सालों में, कोई 20 सालों में, है ना। तो दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसका जो गोल है लॉन्ग टर्म के लिए वो स्पेशली ETF या म्यूचुअल फंड को चूज करता है। लेकिन अब बात आती है कि ETF और म्यूचुअल फंड इन दोनों में कौन सा बेहतर है, यहाँ पे कितना किस में फायदा मिलेगा, नुकसान किस में ज्यादा है, लागत कितनी लगानी होगी, रिटर्न कैसे होगा, टैक्सेशन का क्या प्रक्रिया होगी और निवेश के क्या तरीके हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में गूंजते रहते हैं जिसकी वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते और आगे चलकर हमें नुकसान और ज़्यादा टैक्स देने पड़ जाता है। तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम पॉइंट्स में ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि ETF और म्यूचुअल फंड में बेहतर कौन सा है, कौन आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है, कौन नुकसान लगा सकता है, कोई कितने लागत में शुरू कर सकता है, रिटर्न का कैसा रहता है, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यदि आप भी इन्वेस्टर हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपने ETF या म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो चलिए जानते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम दोनों के फायदे, नुकसान, लागत, रिटर्न, टैक्सेशन, निवेश के तरीकों के बारे में डिटेल से समझेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सके। वैसे ही मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। आप जिस भी मेथड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, आप अपनी खुद की रिसर्च करें, सोच समझ लें अच्छे से, और अगर आपको लगता है तो आप अपने लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम ETF के बारे में जानेंगे, आखिरकार ETF होता क्या है। तो ना दोस्तों, ये जो ETF है ना, ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक, अब ये कैसे काम करता है चलिए समझते हैं। देखिए, एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला जो फंड होता है, जैसे इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50, S&P 500 सेक्टर, जैसे IT सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, या फिर कमोडिटी सेक्टर जैसे गोल्ड सेक्टर हो गया, को ट्रैक करता है। ओके, ETF एक स्टॉक की तरह ही लाइव मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है। क्लियर? ओके, अभी हम ETF की बात करें दोस्तों, इसमें फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती, इसलिए कम लागत होती है। ठीक है, लागत कम होती है इसकी। उदाहरण के लिए निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20 और यहाँ पे वैनगार्ड S&P 500 ETF VOO। तो ये कुछ ETFs हैं, समझ गए। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड दोस्तों, इसमें निवेशकों का जो पैसा होता है एक फंड में जमा किया जाता है, जिसे फंड मैनेजर क्या करते हैं, फंड मैनेजर उसे एनालाइज करते हैं। उसमें फंड मैनेजर जो स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है और भी कई सारे सेक्टर्स है, तो वो उस पैसे को, उस फंड को अलग अलग कंपनियों के सेक्टर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड को अप्रोच करता है फंड मैनेजर, बट ETF को कोई भी मैनेजर अप्रोच नहीं करता। ठीक है, ओके, ये इंडेक्स को ट्रैक नहीं करता बल्कि अधिक रिटर्न देने की कोशिश करता है। ETF में क्या है, ETF में ये इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसमें SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की सुविधा होती है, जिसमें आप अपने पैसे को हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो HDFC टॉप 100 फंड, SBI का स्मॉल कैप फंड, ऐसे कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब चलिए कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले जो लागत होती है उस पर बात करते हैं। ETF का एक्सपेंस रेशियो कितना होता है, अन्य शुल्क क्या होती है। ठीक है, तो ETF की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो 0.3% से 0.68% तक ही होता है। क्लियर? जो कि काफी शानदार है। आप सभी को पता है कि जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो उतने प्रतिशत कट जाता है। अब यहाँ पे ETF में कोई फंड मैनेजर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर होता है। ठीक है,
अब इसमें कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता, इसलिए लागत कम होती है, तो भाई इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती। उदाहरण के लिए निफ्टी 50-20 एक एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.4% का है। अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी, यहाँ पे देख सकते हो आप। इसमें मैंने डिटेल से आपको सर्च करना भी बताया था कि इन ईटीएफ्स को कैसे फाइंड कर सकते हो, कैसे उसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हो। क्लियर? ओके, बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। एक्सपेंस रेशियो हमने ईटीएफ की देख ली, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो देखो म्यूचुअल फंड को ऑपरेट कितना कौन करता है? फंड मैनेजर ऑपरेट करता है, ठीक। तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1% से 2.5% तक हो जाता है, ठीक है, हो सकता है भाई, है ना। इसमें फंड मैनेजर होता है जिसमें फंड की फीस जुड़ी रहती है। अब जैसे उदाहरण के लिए एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, एक्सपेंस रेशियो अगर इसकी बात करें तो 1.5% है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है भाई। अगर आप अलग अलग म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहते हैं तो एसबीआई का अगर आपको चेक करना है तो एसबीआई की म्यूचुअल फंड साइट में चले जाओ। बाकी आपने जिसमें भी इन्वेस्टमेंट किया वहां से भी जाकर उसका एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा विनर कौन सा हुआ? ईटीएफ हुआ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कम लागत से ज्यादा बचत होती है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट में विजेता हुआ ईटीएफ। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं रिटर्न। अभी हमने लागत की बात करी, अब बात करते हैं रिटर्न की। तो हम सबसे पहले ईटीएफ की बात कर रहे हैं। ईटीएफ यह इंडेक्स की परफॉर्मेंस को फॉलो करता है, ज्यादा रिटर्न नहीं देता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर निफ्टी 50 ने 15% का रिटर्न दिया तो निफ्टी 50 ईटीएफ भी लगभग इतना ही रिटर्न देगा। क्लियर हो गया? रिस्क कम होता है और इसमें कोई ह्यूमन एरर नहीं होती, बिकॉज इसे फंड मैनेजर ऑपरेट नहीं करता है। क्लियर हो गया? तो 50% का रिटर्न देगा अगर निफ्टी 50, तो ये 50% का ही रिटर्न देगा, 15% का, क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करता है। क्लियर? अब अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड एसेट्स से ज्यादा या कम रिटर्न दे सकते हैं। एफटी फंड इंडेक्स से ज्यादा या कम रिटर्न दे सकते हैं, मतलब ये अप डाउन ज्यादा होते हैं, है ना। ये ज्यादा भी रिटर्न दे सकते हैं और कम भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करूँ तो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, जिसने पिछले 5 सालों में 20 से 25% का सीजीआर दिया है, सीएजीआर दिया, जो कि निफ्टी से ज्यादा है, ठीक। क्योंकि निफ्टी ने कितना दिया है? 15% का, लेकिन स्मॉल कैप फंड ने 20 to 25% का सीएजीआर दिया हुआ है। लेकिन कई बार फंड मैनेजर गलत फैसलों को चुन लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी देखने को मिलता है। ओके ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा विनर क्या हो गया? म्यूचुअल फंड विनर हो गया। अगर सही फंड चुना जाए तो ईटीएफ से ज्यादा यहाँ पे रिटर्न मिलता है। क्लियर? नहीं तो ईटीएफ ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है। अगर रिस्क की बात करें, और हर बंदा सोचता है कि हमें भैया थोड़ा परसेंटेज वैल्यू कम मिल जाए लेकिन रिस्क नहीं होना चाहिए, तो ईटीएफ काफी सही होता है इस तुलना में। क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी क्या है, तरलता क्या है, खरीदी बिक्री का तरीका क्या है ना। लिक्विडिटी और खरीदी बिक्री का मतलब हम कैसे बाय और सेल कर सकते हैं, उस वो तरीका क्या है। तो ईटीएफ की बात करें तो स्टॉक की तरह दिन भर खरीदा बेचा जा सकता है ईटीएफ को, ठीक। लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस जैसी सुविधाएं मिलती हैं ईटीएफ में। कम ट्रेडिंग वैल्यूम वाले ईटीएफ में बायर्स कम होने की समस्या हो सकती है। क्लियर? ये ईटीएफ का हो गया। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। खरीदी बिक्री दिन के अंत में होती है, जब लास्ट हो जाता है तब यहाँ पे खरीदी बिक्री होती है। एनएवी, नेट एसेट वैल्यू के आधार पर होती है खरीदी बिक्री, ठीक है। तुरंत बेचकर पैसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यदि आप शॉर्ट टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा एग्जिट लोड भी देना पड़ जाता है। क्लियर? तो ईटीएफ क्योंकि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए यहाँ पे विनर हो गया हमारा ईटीएफ। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं निवेश के तरीकों की। तो ईटीएफ को कैसे निवेश किया जा सकता है? डीमेट खाता होना चाहिए ईटीएफ को निवेश करने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक की तरह परफॉर्म करता है ना, अप डाउन भी होते रहते हैं इसमें। तो आपके पास एक डीमेट खाता होना चाहिए। ज़ीरोधा आप स्टॉक ग्रो में खोल सकते हो, अदरवाइज आप जिस भी बैंक के थ्रू करना चाहते हो उसका भी डीमेट अकाउंट होता है। लाइव मार्केट प्राइस के हिसाब से ट्रेड करना होता है, मतलब जो आज प्राइस है निफ्टी 50 का, जो भी प्राइस चल रहा है वो आप उस हिसाब से ट्रेड करना होता है। न्यूनतम निवेश की बात करें तो एक यूनिट जो कि 200 से 500 रुपए तक शुरू होती है, एक यूनिट, है ना, न्यूनतम। अब वहीं पे बात करें म्यूचुअल फंड की, तो कोई भी डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। सीधे ऐप जैसे ग्रो ऐप हो गया या कुनरेरा ऐप, पेटीएम मनी ऐप हो गया,
इससे म्यूचुअल फंड खरीदे जा सकते हैं। एसआईपी महज 100 रुपये से 500 रुपये तक शुरू की जा सकती है, जो कि निवेश का सबसे आसान तरीका माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन देखें तो म्यूचुअल फंड नए निवेशकों के लिए, जो बिगनर है उनके लिए बेस्ट हो सकता है। क्लियर हो गया? ओके। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़रूरी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टिंग करने से पहले। तो यहाँ पे देखो ईटीएफ की अगर बात करें तो सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करता है, मैनेजर की गलती से नुकसान नहीं होता है, कम जोखिम होता है, एक स्टॉक गिनने से ईटीएफ ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। क्लियर? अच्छा, अब बात करें म्यूचुअल फंड की, तो अगर मैनेजर ने गलत निर्णय ले लिया तो नुकसान हो जाएगा। स्मॉल कैप या सेक्टर फंड ज़्यादा अस्थिर होते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो भाग जाती हैं, कुछ ही सालों में परफॉर्म नहीं करती, और यदि आपने उन कंपनियों का अच्छे से एनालिसिस नहीं किया तो आपका पैसा यहाँ पे डूब सकता है। ओके, वैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हमारी कोई यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बस ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है ताकि आप खुद से निर्णय ले लें, खुद से आप रिसर्च करें, खुद से समझे, समझदार हैं आप कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। उसके बाद करें यहाँ पे टैक्सेशन की। देखिए मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट को काउंट करने की कोशिश की है, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बिना इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। तो अगर बात करें ईटीएफ की बेस की, अगर बात करें तो अगर लॉन्ग टाइम यानी 1 साल से ज़्यादा तक आपने होल्डिंग कर रखी है तो आपका यहाँ पे 10% का टैक्स लगता है। 1 लाख तक टैक्स फ्री रहता है। ठीक है, आपका जो भी प्रॉफिट होता है 1 लाख तक टैक्स फ्री रहता है। लेकिन अगर आपने 1 साल से कम रखा है तो आपको 15% का यहाँ पे टैक्स वैल्यू लग सकता है। म्यूचुअल फंड की बात करें लिक्विडिटी बेस्ड के आधार पे तो लॉन्ग टर्म पे 10% और शॉर्ट टर्म में 15% का ही। और डेप्ट बेस में अगर बात करें म्यूचुअल फंड में तो टैक्स स्लैब के अनुसार देना पड़ता है। 3 साल से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो 20% का यहाँ पे आपको देना पड़ता है टैक्स। ओके, तो यहाँ पे इक्विटी फंड जैसे ईटीएफ में टैक्स एक जैसा होता है, लेकिन डेट फंड महंगा हो सकता है। इसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी बेस पे दोनों का परसेंटेज वैल्यू लगभग सिमिलर है। क्लियर? ओके, अभी यहाँ पे देखो 20% का भी अभी थोड़ा सा टैक्सेशन में बदलाव हुआ था, अभी यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं दोनों में से बेहतर कौन है। हमने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी, हमने रिटर्न रिसर्च किया, हमने टैक्सेशन भी देखा, प्रॉफिट लॉस भी देखा, तो हमने अब देखिए दोनों में से बेहतर कौन है। तो ईटीएफ बेस्ट है अगर आपके पास कम लागत है, लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो ईटीएफ आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है। वैसे अगर आप टॉप 5 ईटीएफ इंडिया की सर्च करना चाहते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कैसे आप इन ईटीएफ से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल ईटीएफ भी चाहते हैं तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैंने टॉप 5 इंडियन ईटीएफ्स और इंटरनेशनल ईटीएफ्स के बारे में बताऊंगी, अगर आपका कमेंट होगा तो। ठीक है, तो ये कमेंट ज़रूर करिएगा। आप बाज़ार के औसत रिटर्न से संतुष्ट हैं? ओके, आपको ट्रेडिंग में रुचि है और लाइव मार्केट में खरीदी बिक्री करना पसंद है तो आप यहाँ पे ईटीएफ को चुन सकते हैं। क्लियर? उदाहरण के लिए VOO, S&P 500, निफ्टी 50-20। क्लियर? अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट है जो कि इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और जिनके लिए रिस्क लेना मतलब जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो वो बंदा अपना म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकता है। आप डीमेट खाता नहीं खोलना चाहते, एसआईपी के थ्रू आप शुरू कर सकते हो। क्लियर हो गया? अगर आपके फंड मैनेजर मतलब जिस भी फंड मैनेजर के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करते हो आपको उस पर भरोसा है तो भाई आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड चुन सकते हो। बहुत सारे हैं, पराग भारती फ्लेक्सी कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड, इनसे कुछ उदाहरण आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा बेहतर लगा, ईटीएफ बेहतर लगा कि आपको म्यूचुअल फंड के ज़रिए इन्वेस्टिंग करना बेहतर लगा। हमने एक छोटी सी कोशिश की है आपको दोनों में डिफरेंस बताने की और आई होप कि आपको सही लगा होगा वीडियो। अगर आपको इंटरेस्टेड लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिस्क्लेमर देती चलो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करो, आप अपनी खुद की रिसर्च करो, अच्छे से सोच समझ लो, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड हो चाहे ईटीएफ हो, रिस्क तो रहता ही है ना, तो आपको रिसर्च करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप लीगल एडवाइजर से सलाह भी ले सकते हैं, तभी आप यहाँ पे कभी भी इन प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करें तो आप अपनी आमदनी का पूरा फंड नहीं लगाएं,
कुछ अमाउंट आप डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।